गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ भावना सैनी एंड आप लोगों का वेलकम है लाइफ ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर अपन फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड है वो ये हैं, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और इनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड इट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स जो होती है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। एंड इट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मीन्स एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिलता है। सेकंड है, फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। थर्ड है, अनस्टेबल शॉर्ट लाइव्ड, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इसलिए अपन इसको रिएक्टिविटी से समझ सकते हैं कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो रिएक्शन ज़्यादा करेगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। ओके, और इसकी जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻6 सेकेंड से 10⁻⁻9 सेकेंड होती है। अब नेक्स्ट अपन इसके देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इथाइल फ्री रेडिकल CH3 CH2 कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कहते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। जैसे कोई रिएक्शन चल रही है तो उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट जो होता है, उसके बीच में जो बनने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं, इसलिए इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्री रेडिकल के। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैव 7 इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 एक ऑड नंबर है। ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ है, वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़ था। तो इसको रिएक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी हाई होती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो है हाई टेंडेंसी टू पेयर अप, इनकी जो टेंडेंसी होती है पेयर अप करने की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्री रेडिकल को अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो जैसे 7 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो कैसे 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और 2 इसके पास और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये 7 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। नेक्स्ट है, इट शो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जो sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं कि CH3 फ्री रेडिकल्स का और CF3 फ्री रेडिकल्स का, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हुए हैं। तो डायग्राम अपन देख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन लिंक्ड है और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और जो इसका स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि जो तीनों हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है। लेकिन जब अपन CF3 के केस के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बैंड हो जाती है, जिससे ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये केस कैसे है, केस कैसे लिया हुआ है, इसलिए ये दोनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट शो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक प्रॉपर्टी। जो फ्री रेडिकल्स है वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब वो कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। अपन जानते हैं कि फ्री रेडिकल
7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक। तो अब अपन एरोमेटिक के केस में जो देखते हैं, एरोमेटिक के केस के अंदर जैसे एक रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो जहाँ पे जो n होता है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अपन कुछ भी रखें, जैसे इसकी वैल्यू कुछ भी रखें, तो भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर नहीं आएगा, ये ऑड नंबर शो नहीं करेगा। और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऐसे ही अगर एंटी एरोमेटिक के केस में देखेंगे तो इसके लिए एक रूल है 4n, ओके, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल है इसके लिए। तो इसके अंदर भी n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और अगर n की जगह ये सब वैल्यू रखी जाए तो तब भी ये ऑड नंबर शो नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करता। फ्री रेडिकल्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस पे ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच टू द कार्बन स्टेबिलिटी इंक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन से अटैच होता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज, बढ़ जाती है। तो जैसे यहाँ पे जो ग्रुप, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है जो ग्रुप है वो CH3 ग्रुप है, ओके। तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब जैसे कि हाँ, यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और ये जो ग्रुप है CH3 जो ग्रुप है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इससे ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसका इस ग्रुप का इफेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अटैच टू कार्बन देन स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो जब जो ग्रुप जैसे NH3 ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन से, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, ले हो रहा है ये ग्रुप, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बन अटैच टू कोवलेंट बॉन्ड टू अदर ग्रुप and the electronegativity of both carbon and carbon link group is equal। सेकंड है देन होमोलाइटिक क्लीवेज अकर। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ओके, और इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा इक्वल है, एक बिल्कुल बराबर मान लो आप, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा पास है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स अपने आप लेकर निकलेंगे, इसके अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, जिसके अंदर जब बॉन्ड क्लीवेज होता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं, और ये होमोलाइसिस होता है, और ये किसी भी फैक्टर के प्रेजेंट में हो सकता है, हीट हो सकता है, लाइट हो सकती है, पेरोक्साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझाऊंगी आपको, इनकी प्रेजेंस में होता है, तो जिससे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन देख रहे हैं, ये क्लोरीन क्लोरीन है दोनों, तो ये इन दोनों के बीच में भी होमोलाइसिस होके हीट की वजह से, हीट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये 2 फ्री रेडिकल्स निकल जाएंगे क्लोरीन के। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी होमोलाइसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों ऐसे अलग अलग एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इस तरीके से फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। अब जो इनके अंदर जो फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है, सम फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्री रेडिकल्स के अंदर। जैसे अपन शॉर्ट में इसको देख सकते हैं कि हेल्पर, इसको हेल्पर भी अपन समझ सकते हैं। जैसे H का मतलब है हीट, E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब है लाइट और P का मतलब पेरोक्साइड एंड R का मतलब रेडिकल्स। मतलब जब रेडिकल प्रेजेंट हो, ओके, हीट प्रेजेंट हो या लाइट प्रेजेंट हो,
तो इन्हीं के प्रेजेंट में फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा। ये इसके लिए मस्ट कंडीशन है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो फ्री रेडिकल का जनरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को। यहाँ पे 4 तरह के फ्री रेडिकल्स अपन को दे रखे हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो अब इन चारों में से अपन इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री क्यों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन 2 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री है, उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो इस यहाँ पे वर्क करता है ये प्लस आई इफेक्ट, जो कि CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट वो कैसे, जो ये CH3 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो फ्री रेडिकल है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण ये बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। और यहाँ पे 2CH3, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ग्रुप CH3 का ये और एक ग्रुप CH3 का ये, तो ये दो तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 3 जुड़े हुए थे, यहाँ पे 2 ही हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। और यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। और यहाँ पे कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और यहाँ पे एक फैक्टर और वर्क करता है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3, ये भी इसके पास वाला ये कार्बन है, ये तीनों इसके पास वाले कार्बन है, तो 3 3 और 3 6, 3 3 6 और एक 3 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए भी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसके पास 3 इसके पास, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन ही इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरीके से वर्क करता है, इसलिए 3rd डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद 2nd डिग्री, देन 1st डिग्री, उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पे अब अपन स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो बेंजाइल फ्री रेडिकल है, उसके बाद एलाइलिक फ्री रेडिकल है, उसके बाद 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन मिथाइल फ्री रेडिकल। अब बेंजाइल और एलाइलिक के अंदर बेंजाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ पे इस टाइप से, ये इस पर ऑड इलेक्ट्रॉन अपन ने लगा दिया और एलाइलिक फ्री रेडिकल अपन बनाएंगे। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो क्यों, अब ये डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे जब शिफ्ट होता है तो रेडिकल यहाँ पे आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर से आएगा, और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर आएगा। तो इस तरीके से ये 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके अंदर देखिए, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन ऐसे देख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप से इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक में कम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं और बेंजाइलिक में उससे ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद अपन स्टेबिलिटी समझ सकते हैं कि अपन ने पीछे भी समझा है कि 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ये CH3 ग्रुप इसके पास जुड़े रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, CH3 जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं जिससे ये मोर स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं कि एलाइलिक और 1 डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो एलाइलिक फ्री रेडिकल है। तो वो कैसे है वो अपन समझ, देखिए एलाइलिक कैसे, ये एलाइलिक है, ये रेजोनेंस अपन को यहाँ पे शो कर रहा है, इसका ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे कि अपन ने इधर समझा। अब जो 1 डिग्री है, इधर सिर्फ 1 डिग्री जो है यहाँ पे, तो ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओनली ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ओनली ये ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे
रेजोनेंस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट का कम होता है और रेजोनेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये एग्जांपल अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ और यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रुप का इसमें फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा है वो CH3 है और आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में दे के यहाँ पे भी इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो जिससे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है। उसके बाद अपन देखते हैं ये NO2 ग्रुप है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। और यहाँ पे जो अपन फर्स्ट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, ये एकदम न्यूट्रल है। तो अपन इसको ये कैसे समझ सकते हैं कि ये इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल कर रहा है CH3 ग्रुप, इसलिए ये फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद ये न्यूट्रल है, इसलिए इसको सेकेंड नंबर पे रखते हैं। और उसके बाद जो सेकंड है जो इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करता है, इसको अपन ने सबसे लास्ट के अंदर रखा है। तो इस टाइप से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।